हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए, आज हम आप लोगों के साथ, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि हम एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का। ये 500 का सीरीज हम लेके आए हैं। इसमें बहुत मैंने देखा, फिर ये पढ़ा, फिर समझा, उसके बाद हम ये 500 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और इतना 500 क्वेश्चन जब आप पढ़ के जाइएगा, टोटल 20 लेक्चर आएगा, 20 × 25 यानी कि 500 का क्वेश्चन का लेक्चर आएगा। तो टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड जो आएगा आपके एग्जाम में, इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये जो 25 मार्क्स आप सिक्योर कीजिएगा। अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। आप लोग क्या करते हैं कि जो सीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, और जो टेट होता है, ये सब का क्वेश्चंस पढ़ने लगते हैं। ये सब का क्वेश्चंस पढ़ने का दोस्तों ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो देखिए, सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि अभी आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ना कि आप बीएड कर चुके हैं। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जब जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, उसका क्वेश्चंस आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो जो कंडक्ट करवाती है, उसमें वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चा ऑलरेडी पढ़े हुए रहता है। और हम लोग अभी तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में क्वेश्चंस क्या मालूम है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएगा बहुत ही सिंपल आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ का क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो ये 500 क्वेश्चंस आप करके जाइए और आराम से करके आइए। यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएगा ही नहीं है, दावे के साथ कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में पहले से पढ़ रहे हैं 18-20 सेशन में। तो 2 सेशंस को हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम बिहार में होना स्टार्ट हुआ है बीएड का। तो उसी पे पैटर्न पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये एक्चुअली मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या मतलब वो बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, सभी इग्नू को फॉलो करती है। इग्नू आपको पता होगा, इग्नू से वो बहुत सा कोर्स किया जाता है, तो इग्नू के बारे में आपको पता होगा। तो उसी को फॉलो करती है। तो उसी के क्वेश्चन पैटर्न पे, और बिहार में जो बहुत सा यूनिवर्सिटी पहले एग्जाम ली है, उसके पैटर्न पे मैं टोटल 20 सेट लेके आऊँगा। और आपको बस यहीं से क्वेश्चंस करके जाने हैं। और टोटल आप यहाँ से क्या करेंगे, आप अच्छे से एग्ज़ाम, मतलब ये 25 से 25 मार्क्स में कम से कम 20 एबव मार्क्स करके आएंगे, है ना। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आइए, बिना लेट किए हुए, बिना बात किए हुए, हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा तो ये तो आपका पार्ट हुआ, है ना, इसमें है नहीं। तो देखिए, यहीं से कॉपी करके वो बनाया भी गया है। सिलेबस भी देखिए, आपका सिलेबस जो इस बार ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी दी है, सेम बात यहाँ लिखा हुआ है। और ये सेम बात यहाँ भी लिखा हुआ है, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, एंड द स्कूल, यहाँ भी वही है, टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन द स्कूल, सिर्फ इन्वायरमेंट जोड़ा गया है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, दायित्व है। तो ये हिंदी पढ़ के थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है, लेकिन आप इंग्लिश मीनिंग थोड़ा पढ़िए, जिसको भी आता हो। कह रहा है डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करने के लिए इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यानी कि सीधा हिंदी मीनिंग इसका एग्जैक्ट आप ऐसे समझिए कि एजुकेशन को अच्छे से दिया जाए, ये किसका दायित्व है ना। एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छे से उसको पढ़ाया जाए, ये किसका उद्देश्य है, ठीक है, एम क्या है एजुकेशन का। तो ये सारी का सारी जो जिम्मेदारी होती है शिक्षा देने की, वो किस पे होती है दोस्तों। तो शिक्षा देने की जो सारी जिम्मेदारी होती है टीचर यानी कि अध्यापक पे होती है। तो आप सोच के भी इसका आंसर लगा सकते हैं। ऐसे 1-2 बार आप वीडियो देख के चले जाइए ये 500 का, तो 500 आप आराम से करके आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट भी करूंगा इसमें, क्योंकि आपको टोटल 20 लेक्चर देखना पड़ेगा। तो 20 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकेंड जो हमारा है वो कह रहा है कि विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थी की मदद करता है। कैसे मदद करता है, ठीक है। द स्कूल थ्रू इट्स प्रोग्राम हेल्प द स्टूडेंट्स को किस प्रकार मदद करता है। तो देखिए, पहला है संस्कृति ग्रहण करने में, दूसरा अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में। अरे तो स्कूल ऐसा थोड़ी बोलता है किसी चीज़ को उपेक्षा करो, तो ये तो ख़त्म पहले ही हो गया। किसी चीज़ की उपेक्षा संस्कृत नहीं करने कहता है। संस्कृति का विरोध, यानी कि जो हमारा कल्चर है उसका विरोध करने भी नहीं कहता है। तो ये दो तो ख़त्म हो गया। पहला है कि संस्कृति ग्रहण करने में, उन्हें संस्कृति संपन्न कराने में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि जो बच्चा है उसको ग्रहण नहीं कराता है ना, उसको संपन्न कराता है, यानी कि उसको ऐसा शिक्षा आप दीजिए कि वो खुद ही बेल नॉलेज हो जाए। बस ग्रहण कर लेगा मतलब क्या हो गया, रट लेना, है ना। तो वह बच्चा तो रटता नहीं है, वो उसको इतना नॉलेज दीजिए कि वो खुद ही उसको समझने लायक हो जाए, वो थिंक करे, है ना। तो यही कह रहा है कि उन्हें सांस्कृतिक संपन्न बनाने होते हैं, यानी कि मेक देम कल्चर्ड, है ना। असिमिलेट नहीं करना है कि बस उससे उसका जानकारी दे देना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो 4th नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर। फर्दर आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो ये है, कह रहा है कि सभी शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, गृह कार्य में रुचि उत्पन्न कराने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चा है उसको गृह कार्य में
सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न कराने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं आप, ठीक है, कोई भी बच्चा को गृह कार्य में क्या करना है, आपको रुचि उत्पन्न कराना है, तो आप कैसे कीजिएगा। तो सब बच्चा तो एक जैसा नहीं होता है, तो पहले सारा ऑप्शन आप पढ़िए। एक समान स्तर के, केवल पुस्तक के बाहर से, शिक्षार्थी हो यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी योग्यता के अनुसार। तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है कि जो वैसा बच्चा जैसा सीखना चाहता है वैसा उसको आप शिक्षा दीजिए, उसको वैसा आप गृह कार्य दीजिए, उसको वैसा आप होमवर्क दीजिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी पढ़ के समझ लीजिएगा। फर्दर आगे हम चलते हैं। तो ये जो पेडागॉगी नाम से जो बुक आती है ना, उसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो पेडागॉगी वाला जो एक्चुअल बुक आता है ना, वो सब एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो कंपटीटिव एग्जाम आप दीजिएगा उसके लिए, इसके लिए उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 59 हमारा क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों की गई है। तो देखिए, नवोदय विद्यालय आप जहाँ कहीं भी देखे होंगे वो एक इंटीरियर एरिया में होगा, ठीक है। वो आपके एरिया का जो भी नवोदय विद्यालय है वो आप वहाँ पे बात कीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, इंटीरियर एरिया में होगा, जो पिछड़ा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि मेन टाउन में आप केंद्रीय विद्यालय देखिएगा, नवोदय विद्यालय कहीं भी मेन टाउन में नहीं है। ये बात आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि नवोदय विद्यालय कहीं भी मेन टाउन में आपका नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाने के लिए। दूसरा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान कर लिए। देखिए, तो ये जो है पहला, दूसरा जो है पहला को कट कर रहा है, क्योंकि विद्यालय तो ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय जो आए हैं वो क्या करते हैं, एक अच्छा शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको ये बात की पता होगी। सर्व शिक्षा अभियान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अव्यवस्था रोकने के लिए, वेस्टेज रोकने के लिए, तो इससे भी इसका कोई उल्टा सीधा ये ऑप्शन है, यानी कि आंसर पहला होता या दूसरा होता। दूसरा में जो मोस्ट एक्यूरेट है वो बी है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस पूरे सिलेबस में आपको, यानी कि ये जो ऐसा टॉपिक है इसमें एक से ज़्यादा आंसर आपको सही लगेगा। कभी कभी होगा कि चारों आपको सही लगेगा, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्या उस समय सही है उसके लिए, है ना, वो आपको आंसर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, सबसे अच्छा टीचर कौन होगा। तो पहला देखिए, कह रहा है पढ़ाए जाने विषय का गहन ज्ञान। दूसरा, एक खस्त अनुशासक, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय, और एक अच्छा प्रेरक होना। तो देखिए, आप ये चारों हमको लग रहा है सही है। तो देखिए, आप रट के कितना भी चल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाने का अगर कला नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाइएगा। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, सीधा आप सोचिए कि आप किस टीचर को अच्छा लाइक करते थे, सबसे अच्छा टीचर आपको कौन लगता था। तो जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता था, आपको पढ़ाता भी था, आपसे बात विचार भी करता था, है ना, तो उसका वही टीचर आपको अच्छा लगता होगा। यानी कि शिक्षक और बच्चों के बीच जिसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। एक टीचर ऐसा है जो सिर्फ डांट ही रहा है, तो वैसा टीचर भी अच्छा नहीं है। एक टीचर आया सिर्फ पढ़ा ही रहा है, तो वैसा टीचर नहीं। यानी कि सब तरह से वो निपुण हो, यानी कि बच्चा और शिक्षक के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तो इसका आंसर जो होगा थर्ड होगा। 61 में हम लोग बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा की धारणा एवं प्रतिपादन किया था। तो बेसिक शिक्षा जो सबसे पहले किसके मन में आई थी, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि बेसिक शिक्षा सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा के बारे में कहा गया था। फर्दर 62 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो इंग्लिश आप पढ़िए। कह रहा है इंडिविजुअल अटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। अब आपको समझ में आया कि टीचर क्यों कहता था बार बार कि ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ऐसा कहता था ना। तो ऐसा इसलिए कि इंडिविजुअल अटेंशन क्यों ज़रूरी है। टीचर किसी बच्चों पे भी बार बार ध्यान देता है, दोनों। आप टीचर आपको कहता है ध्यान दीजिए, और कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उस पर बार बार ध्यान दिया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी पे आप अटेंशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा पे कोई टीचर बार बार अटेंशन कर रहा है, इसका मतलब उसकी सीखने की कला औरों से अलग है, या फिर वो अलग तरह से सीख सकता है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छे से सीखता है। समूह में कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी सही है कि समूह में पढ़ाई अच्छा होता है, आप लोग ग्रुपिंग करते होंगे, तो ये भी हमको सही लग रहा है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा कहा गया है, तो ये ऐसा तो हमको नहीं पता है कि हो सकता है शिक्षण वाला करिकुलम में ऐसा बात हुआ होगा, तो ये भी सही लग रहा है। कह रहा है कि इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छा मौका प्रदान करते हैं, ये भी बात सही लग रहा है। ये इसके बाद बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही लग रहा है। तो मोस्ट एक्यूरेट क्यों लग रहा है, मान लो कि एक टीचर है और यहाँ पे बहुत सा बच्चा बैठा हुआ है,
तो ये इस पे जाके पर्टिकुलर अटेंशन क्यों देगा, ये अटेंशन इसके वजह से देगा 4 नंबर की वजह से। क्यों? क्योंकि विकास की जो सीखने की क्षमता होती है बच्चों में वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है दोस्तों वो है 4 नंबर। अब देखिए इसमें चारों आंसर आपको सही लग रहा था, लेकिन सबसे अच्छा जो आपको सोच के लगाना है 4 नंबर। यानी कि जब आपको एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप खुद ही शिक्षक बन एक टीचर बन जाइएगा, ठीक है। और एक सिनेरियो में आप खुद ही बच्चा बन जाइएगा, दोनों सिनेरियो आप खुद से सोचिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे अच्छा लगता था, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 63, यानी कि नंबरिंग आप देख लीजिएगा, नंबरिंग यहाँ पे बुक के हिसाब से हम ले लिए हैं। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो इसके काम कराने में सुगम है, यानी कि इससे काम कैसा कराना, यानी कि इफ़ अ चिल्ड्रन राइट विथ लेफ्ट हैंड इज़ कंफर्टेबल डूइंग विथ, ठीक है, ही शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो आप देखिए पहला करना हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो सरासर गलती हो गई। कोई बच्चा अगर वो मान लीजिए बाएं हाथ से ही लिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप हतोत्साही कैसे कर लीजिएगा। राइट हैंड से मान लो लिख रहा है तो आप हतोत्साही कर दीजिएगा, नहीं, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े है कि उसको बाएं हाथ से, हम ज़रूरी है कि वो बाएं हाथ से लिख रहा है तो बाएं हाथ से लिखवाएंगे, वो दायां से भी लिख सकता है। ये ऑप्शन अगर इस, चलो मान लो कि थोड़ा सा सही लग रहा है हमको कि बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो उसको बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए। उसके आगे उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। अब ये भी हमको सही लग रहा है। चिकित्सीय है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि 2-3 में कन्फ्यूज़न है आपको, है ना। 2 कह रहा है कि वो बाएं हाथ से अगर लिखता है, राइट हैंड से अगर लिखता है तो उसके बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, ये भी सही है। और 3 कह रहा है कि उसकी प्राथमिकता को अनुमति देना चाहिए, यानी कि वो अगर राइट से लिखना चाहता है तो उसी पे छोड़ देना चाहिए, वो लेफ्ट से लिखना चाहता है तो उसी पे छोड़ देना चाहिए। तो ये ज़्यादा सही है 3 नंबर, कि उसको उस पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस हाथ से लिखना चाहता है ना। अगर बाएँ हाथ से लिखता है तो 2 नंबर कह रहा है नहीं, लिखवाना चाहिए, यानी कि इसका मतलब फोर्स दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अलाउ हिम टू हिज प्रीफर, उसके प्रीफरेंस पे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हिंदी में आप पढ़िएगा तो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। आपको ये कैसा लग रहा है सेशन, ये आप बताइएगा। हमको लगता है, उम्मीद यही करते हैं हम कि जब आपको इतना डेप्थ हम एक एक चीज़ को बता देंगे तो आप एग्ज़ाम में फिर आपको ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप वहाँ पर जाके अच्छे से 25 मार्क्स करके आएंगे। ओके, फर्दर आगे है अधिगम के विषय। तो देखिए ये अधिगम बधिगम जब आता है ना तो हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए इसका इंग्लिश पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए ये नीचे जो कथन दिया हुआ है वो कौन सा सही है। यहाँ सीखने का मीनिंग यूज किया है अधिगम। आप अधिगम आप समझ जाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। बिहार के बच्चे का यही दिक्कत है कि ना तो अच्छे से वो पूरा हिंदी समझ पाता है, ना तो पूरा इंग्लिश समझ पाता है। सबसे बड़ा दिक्कत है, हम भी उसी में आते हैं। तो आगे कह रहा है 64 कि ये निम्नलिखित में से जो नीचे 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सीखने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। तो पहला, बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि वह अधिगमन नहीं हुआ, है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ मेक प्लेस। तो ये कैसे कह सकते हैं, है ना, यानी कि ये अधिगम बार बार परेशानी कर रहा है ना, तो इसको आपको समझना है कि सीखना। तो बच्चों द्वारा गलतियाँ करना दर्शाता है कि कोई पढ़ाई नहीं हुई है, यानी कि कुछ नहीं सीखा वो, तो ये तो गलत है। गलत करेगा तो इसका मतलब हम थोड़े बोल देंगे कि वो कुछ नहीं सीखा। तीसरा है अधिगम, यानी कि शिक्षण उसी वातावरण में, अधिगम को हम शिक्षण समझ रहे हैं ना, सीखना समझ रहे हैं, लर्निंग का मतलब शिक्षा, तो शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट के लिए संवेदात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हमको लग रहा है। कैसे? तो बच्चा वहीं पे सीख सकता है इमोशन, उससे आप जब कनेक्ट होके बताइएगा उसको अच्छे से बताइएगा, लेकिन आगे ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। अधिगम यानी कि शिक्षण के किसी भी प्रकार पर संवेगात्मक कारणों का प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा थोड़े आप इमोशनली किसी बच्चे से कनेक्ट कीजिएगा तो उसको ज़्यादा सिखा पाते होंगे आप। टीचर भी देखते होंगे, कोई टीचर आपके स्कूल में छोड़ देता होगा तो फिर पढ़ने में आपको मन नहीं लगता होगा, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। फर्दर आगे है कि शिक्षण मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इससे मानसिक क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। लर्निंग इज ए फंडामेंटल ऑफ मेंटल एक्टिविटी, तो ये मेंटल एक्टिविटी नहीं, इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो ये मेंटल आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा वो 2 नंबर होगा। फर्दर आगे हम लोग 65 पे बात करते हैं, ठीक है। अभी तक आप बहुत लेक्चर देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन अगर ये आपको अच्छा कुछ लग रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा आपको लग रहा है ना। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का आपका होगा तो आप इसमें बताइए, क्योंकि अभी भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बीएड में थे हम, तो ये आपको पता होगा। मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देखे होंगे 12,000 में आप बीएड कैसे करें, तो उसमें हम अपने बारे में सारे कुछ बताए हैं। अब गृह कार्य देने का लाभ क्या है, यानी कि द एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क टू अ स्टूडेंट, यानी किसी बच्चे को आप होमवर्क देते हैं उससे क्या मतलब होता है।
पहला, घर पे व्यस्त रहते हैं, ये बात सही है। घर पर पढ़ते हैं, ये भी बात सही है। उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, ये भी सही है। स्व अध्ययन की आदत विकसित होती है, ये सही है। आप देखिए सीधा बात है कि घर पे व्यस्त रहना कोई, ये तो एग्जैक्ट बात नहीं हुआ कि घर पे होमवर्क की वजह से थोड़े और कुछ वजह से व्यस्त हो सकते हैं, तो गलत है। घर पर रहते हैं तो ये भी सही है। होमवर्क की वजह से कोई घर पे बच्चा एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा, उससे रिलेट हम भले कर पा रहे थे लेकिन एग्जैक्टली नहीं रहेगा। उसकी तरक्की का आकलन किया जा सकता है। अब होमवर्क दे के तरक्की का आकलन कर सकते हैं, चलो सही है। स्व अध्ययन की आदत की विकास होती है, तो ये दोनों में ज़्यादा आंसर क्या है, ये कि जितना ज़्यादा आप होमवर्क दिखिएगा, बच्चा घर पे जाके पढ़ेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, असेस करेगा और खुद से सेल्फ स्टडी का उसको क्या आएगा, हैबिट आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये था दोस्तों। फर्दर आगे कहते हैं कि एक क्षेत्र भवन, यानी कि जब आप किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, है ना, तो आयोजन किया जाता है। क्यों आयोजन किया जाता है? आपको स्कूल से कभी घुमाने लिया जाएगा, क्यों ले गया होगा? तो एक भ्रमण हेतु, तो बात सही है, हम कहीं पे जा रहे हैं तो घूमने ही जाएंगे। क्रिया का अर्थ जानने हो तो अब तीसरा का हिंदी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, हाँ हम जहाँ जाते हैं, कोई क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, नोट करने के लिए टीचर बोलता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा नालंदा घूमने गया होगा तो वहाँ पे पावापुरी में क्या बना ये लिखा होगा। मान लो पटना का गोल घर बना होगा तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लोग लिखेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या बना। कभी आप चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो उसके बोर्ड पे पढ़े होंगे, वो लिखते होंगे। तो हाँ, जब कभी हम स्कूल से भ्रमण पे जाते हैं तो बहुत चीज़ हमको नोट करना पड़ता है। तो क्रिया का अर्थ जानने हो तो ये भी बात सही है। अन्य लोगों को कार्य करते हुए देख लें, हाँ ऐसा लोग कहता है, आप बूढ़े बूढ़े सुने होंगे कि जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा। तो हम जितना ज़्यादा इधर उधर जाते हैं वहाँ के लोग को अलग अलग एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, वहाँ से खुद सीखते हैं। तो ये तीनों सही है और 4 नंबर में दे भी रहा है कि ये सारा सही है। तो इसका आंसर कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। इसके बाद हम लोग 67 पे बात करते हैं। स्टूडेंट आर पैसिव इन, यानी कि शिक्षक सुस्त होता है। कौन सा काम करने में जो होता है शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट जो होता है सुस्त होता है? आप बताइए कौन सा काम करने में सुस्त होता है? तो पहला प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रश्नात्मक विधि में। अब ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए ये इधर मान लो कि एक बेंच हो गया, यहाँ पे टीचर हो गया और ये बहुत सा बच्चा बैठा हुआ है। तो आप कॉलेज में पढ़े होंगे और कोई टीचर आता होगा, ये बोलना स्टार्ट करता होगा, बक 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 बोलते जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको नींद आता होगा। लेक्चर दे रहा है वो, उसमें कुछ कर ही नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा नींद आपको इसी में आता है। तो सुस्त किस में होता है? व्याख्यान विधि में बच्चा क्या होता है, सबसे ज़्यादा सुस्त होता है। अब मान लीजिए एग्जाम में कभी आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया होगा कि चलो ये चीज़ बनाना है, सारा बच्चा क्या होता है उसमें लगा हुआ रहता है। कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो उसमें हमेशा बच्चा व्यस्त रहता है। कुछ नया चीज़ की खोज करना रहता है, बच्चा टीचर फील्ड में ले गया, बोला कि अच्छा आज ये चीज़ ढूंढना हम लोग को, तो उसमें सब लोग लग जाता है। इंक्वायरी मेथड, मान लो कि गेम खिला देते होंगे, है ना, प्रश्न खुल जाते थे, इसमें बच्चा सुस्त कहाँ होता है? तो ये आप प्रैक्टिकली आंसर इसका निकाल सकते थे। तो इतना देखने के बाद आप, हमको लगता है जब आप इतना देख लीजिएगा तो आप हमारा 20 लेक्चर भी नहीं देख सकते हैं। 20 लेक्चर से पहले ही आपको सारा आइडिया आ जाएगा। मैं 4-5 लेक्चर में ही आपको ये सारा आइडिया बता दूंगा, लेकिन तब भी मैं 20 लेक्चर इसमें बनाऊंगा, 500 क्वेश्चन का सीरीज। फर्दर आगे है प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है ना। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब है कि कभी आपके स्कूल में मान लो कोई वीडियो एनिमेशन से आपको कोई पढ़ाई दिखा दिया जाता होगा, है ना। तो आप मान लो कि वो चीज़ आप देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यही है कि कोई चीज़ जो हो रहा है उसको हम लोग अगर किसी चीज़ के प्रोजेक्ट बना के या फिर मॉड्यूल बना के दिखा दिया जाता है तो उसको हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो 68 का आंसर जो होगा वो इसका यही है कि उपयोग की नकल का प्रभाव, है ना। ऐसे इसका आंसर सही है सारा। विज्ञापन का प्रभाव, मनोरंजन का प्रभाव, प्रयोग का प्रभाव, तो ये सब तो अलग अलग चीज़ हुआ। लेकिन एक्चुअली कोई चीज़ का डिमोनेशन, जब हम डिमोनेस्ट्रेशन देखते हैं यानी कि वो कोई चीज़ का उपयोग देखते हैं, प्रदर्शन देखते हैं, तो उसका क्या उपयोग है ये बताया जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर ये सही है कि उसके उपयोग की नकल का प्रभाव। जैसे कि आप कहीं मेला में जाते होंगे तो उसका एक डमी दिखाते रहता होगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि उसका उपयोग का प्रभाव। विज्ञापन तो आते रहता है लेकिन उसका उपयोग नहीं बताता है, वो ऐड आ गया। लेकिन आप किसी चीज़ को प्रदर्शनी में जाइएगा तो वहाँ हर एक चीज़ आपको दिखा के बताता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब वही होता है। फर्दर आगे हम लोग बात करें तो 69 है। 69 जो है कि डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। डिसलैक्सिया, है ना, डिसलैक्सिया क्या होता है? 69 का आंसर जो होगा डिसलैक्सिया, देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा अल्टर टाइप का क्वेश्चन है, ये जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं ना उनके लिए यूज होता है। तो ठीक है, तो समान बुद्धि के बावजूद, ठीक है, मन मतलब समान उसका बुद्धि है लेकिन उसको पढ़ने वगैरह में कठिनाई हो रहा है, इसके बारे में यूज होता है। तो इसका आंसर सी आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या याद रखना है? सी याद रखना है। 70 नंबर है कि यदि अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी को खराब कपड़े पहन पाते हैं तो आप क्या करेंगे? यानी कि सपोज दैट कीजिए कि आप एक टीचर हैं
आपके कक्षा में जो एक बच्चा बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, एक खराब कपड़ा पहन के आया है, तो उसका आप क्या करेंगे? तो इसको आपको कॉमन सेंस से आंसर देना है, ठीक है। शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि आप बताइए कि आप मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई गंदा कपड़ा पहन के आ गया तो उसको भगा थोड़ी ना दीजिएगा। तो पहला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। उसका मजाक भी आप उड़ा नहीं सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। उसकी ओर ध्यान, ये तीसरा नंबर है कि उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। हाँ, तो ये सही है कि बोलेंगे बच्चा तुम अगले दिन से ऐसा नहीं पहन के आया करो, थोड़ा अच्छा वेल मेंटेन होकर आया करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, अच्छे खासे से रहना भी सिखाया जाता है। तो ये हमारे लिए आंसर सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा भी गलत है। उसकी ओर ध्यान न देंगे तो ये भी कोई बात नहीं हुआ। 71 पे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि कुछ शिक्षार्थी का मतलब आपको विद्यार्थी पढ़ना है, कुछ विद्यार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, यानी कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा बताइए? नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए आप कठोर दीजिएगा दंड? तो ऐसा नहीं है। सहारतापूर्ण, हाँ ये आंसर सही लग रहा है। उदारतापूर्ण, ठीक है, और प्रेम पूर्वक, तो अब ये दोनों सही है। देखिए दोनों में वैसे वर्ड का खेल है, जैसे कि इसको एक बार हम डिलीट करते हैं थोड़ा। तो आप देखिए कह रहा है कुछ शिक्षार्थी विद्यार्थी जो है अध्ययन में पिछड़े हैं, तो उसकी ओर आपका रवैया कैसा होना चाहिए? तो देखिए सहानुभूति और उदारतापूर्ण, ठीक है। तो उदारतापूर्ण ये लिबरल हुआ, तो ये तो लिबरल यहाँ कोई मतलब नहीं, हम उसके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, है ना। उसके प्रति क्या दिखाएंगे हम? लड़ाई झगड़ा यहाँ हो नहीं रहा है कि लिबरल रहेंगे हम। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे? सिंपैथी दिखाएंगे, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा है तो उसमें वो लिबरल है, मतलब कम लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो इसमें इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं है। सहानुभूति पूर्वक इसका आंसर 71 का क्या होगा? दूसरा। फर्दर आगे हम चलते हैं। खेल थेरेपी, यानी कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो बात सही है। अब आप देखिए खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनी जाति, ठीक है, अपनाई जाती है। क्योंकि यानी कि जब बच्चों को आपको पढ़ाना है तो खेल थेरेपी आप क्यों अपनाते हैं? तो पहला शैक्षणिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने तो ये तो सही लग रहा है। बालक के आंतरिक रुझान एवं अंतर्दृष्टि समझने हो तो ये भी सही लग रहा है ना। उसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है ये समझने होती। शिक्षण को अधिक गतिविधियाँ आधारित बनाने हो तो ये भी सही है। शिक्षा के खेल गतिविधियों को महत्व उजागर करना, ये भी सही है। अब कौन आंसर होगा? तो देखिए आप कह रहा खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले ये मान लो न्यू बॉर्न बेबी है, पहले पहले बच्चा इसमें स्कूल में आया है, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है A to Z कि ये क्या पसंद करता है, ये क्या पढ़ना चाहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले में इसको बच्चे के इंटरेस्ट को पता करने के लिए ये खेल प्रक्रिया थेरेपी अपनाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो B नंबर होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? B होगा, यानी कि दूसरा। 72 का क्या होगा? दूसरा। बालक के आंतरिक रुझान, यानी कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, इनर मोटिवेट्स क्या है, वो कैसा बिहेव करता है, ये सब समझने के लिए हम लोग खेल थेरेपी को क्या करते हैं? अपनाते हैं। बाकी सारा सही है, लेकिन अगर इनिशियल कोई बच्चा आया है तो उसके लिए ये एग्जैक्ट सही है। 73 अधिगम, तो अधिगम का मतलब फिर हम लर्निंग समझते हैं, ठीक है। शिक्षण, तो शिक्षण संबंधी विद्यार्थियों की समस्या सबसे अच्छा समाधान क्या है? यानी कोई बच्चा जो है उसके शिक्षण में कोई भी क्या आया है, समस्या आ गया है, तो उसको कैसे आप देंगे? तो कठोर परिश्रम का सुझाव, तो ये तो गलत है। प्राइवेट ट्यूशन का सुझाव, तो ये भी कुछ हद तक चलिए सही मान लेते हैं। पुस्तकालय में निर्देशित अध्ययन, ये भी सही है। निदानात्मक अध्यापन, इसका इंग्लिश मीनिंग समझिए। निदात्मक और डायग्नोसिस, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका बीमारी क्या है सबसे पहले उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर दवा दिया जाता है। तो इसका मीनिंग भी यही है। निदानात्मक का मतलब है कि अगर कोई बच्चा को कोई समस्या आ रहा है तो उसका हम लोग निदान निकालेंगे, उसको समझेंगे पहले कि उसका बीमारी है ऐसा, उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। तो इतना जब हम समझने के बाद उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसका जो नाम होगा निदात्मक अध्यापक होगा। तो इसीलिए हम बताएं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है। आपके मन से 4-5 सवाल करना है कि हम क्यों ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, काहे करेंगे, और आपको आंसर मिल जाएगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें 74, तो कह रहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालय को ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालय को क्या ध्यान देना चाहिए बताइए? तो कह रहा है व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का गुण विकसित करने के लिए, तो ये भी बात हमको सही लग रहा है, चलो सिखाए। एक अच्छे नागरिक गुण के लिए भी हमको सही लग रहा है। शैक्षणिक गुणवत्ता तैयार करने में, ये भी सही लग रहा है। देश द्वारा प्रेषित विभिन्न मूल्यों का विकास में, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। इंडक्शन, यानी कि हमारा जो कंट्री है उसमें जो जो पोषित विभिन्न मूल्य है, विकास है, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप देश के पोषित सभी बात के बारे में विकास उसमें कीजिएगा तो शैक्षणिक गुणवत्ता अपने आप आ जाएगा, अच्छा नागरिक खुद बन जाएगा, और व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयाँ होगा उसका खुद सामना कर लेगा। यानी कि इंक्लूजन,
ठीक है। अब वैल्यू, ठीक है, क्रॉस्ड बाई कंट्री, यानी कंट्री का क्या वैल्यू है, कंट्री के प्रति उसको अच्छे से जागरूक कीजिएगा। कंट्री में रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ये सब जब बताइएगा तो ऊपर वाला तीनों क्या होगा, अपने आप फुलफिल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। 22 यानी 75, ये जो क्वेश्चन नंबर होगा वो हमारे हिसाब से 20 नंबर होगा। तो आगे कह रहा है कि यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि एक शिक्षार्थी विद्यार्थी नियम समझती है वह, यानी कोई एक विद्यार्थी नियम को समझ रहा है, ठीक है। तो इसके वो और उदाहरण दे पाए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा नियम समझ गया, कुछ उसको समझा दिए तो आप उदाहरण दे ही दे, नहीं भी दे सकता, जिसे समस्या के समाधान में इसका उपयोग हो सके और उसका उपयोग करे। तो हाँ, इससे चलो वो कुछ समस्या होगा तो उसको उपयोग करेगा, ये सब मान लेते हम सही। इसे पुनः पहचान पाए यदि वह फिर से सामना कर पाए, ये भी चलो सही लग रहा। जब पूछा जाए तो इसके नियमों को पुनः याद कर पाए, ये भी सही लग रहा। ये कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा थोड़ी पुनः याद करना कुछ है नहीं। तो आगे देखिए दोनों में आंसर कौन होगा। तो कह रहा है स्पष्ट रूप से माना, यह स्पष्ट रूप से माना एक शिक्षार्थी नियम समझ लिया तो वह क्या कर सकता है, तो पुनः पहचान पाए यदि वह फिर से सामना करता है, और दूसरा जिन समस्याओं को समाधान में इसका उपयोग हो सके इसका उपयोग करे। हाँ, तो ये हम ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो आंसर भी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मान लो हम कोई चीज़ पढ़ लिए तो कहीं पे हमको समस्या है और उसका उपयोग हो रहा है तो हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। अगर उपयोग करेंगे तो ये तीसरा नंबर ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम उपयोग तभी करें जब हम उसको पहचान लिए हैं, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर की बात हो रहा है ना। सबसे आपको जो सब में सब ऐसा आपको आंसर लगाना है जिसमें सारा बात इन्वॉल्व हो जाए, तो जब हम वो काम को कर ही रहे हैं तो हम ऑलरेडी पहचान रहे होंगे, ठीक है। फर्दर आगे है, इस तरह का क्वेश्चंस बनाने का यही कंसेप्ट है। 76 में देखिए क्या कह रहा है कि आपको समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते, यानी कि आप मान लीजिए कोई स्कूल रूटीन वगैरह बनाते हैं, आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर आते हैं, ठीक है। तो आप इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। तो अन्य शिक्षक की उपस्थिति में उसकी बदनामी करेंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं किसी को, ऐसे भी इंडिया अपना समाज है बोलता है कि तुम सबके सामने क्यों बोल रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। उसे समय पे आने का परामर्श देंगे, ये बात सही है। प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये भी बात सही है। उसे बेखबर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हटा देंगे। तो दोनों में ज़्यादा अच्छा है कि हमारा काम जो है प्रधानाध्यापक को सूचित करना है, उसको समय पे आने का परामर्श देंगे, ठीक है, और प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि आपके द्वारा बार बार निवेदन के बावजूद, यहाँ क्वेश्चंस में समझिए, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि आप बार बार निवेदन कर चुके हैं, तो ये निवेदन करने का आपको ज़रूरत नहीं है। निवेदन हम जब कर ही चुके हैं तो परामर्श क्यों देंगे। अब हम अगला स्टेप पे कार्रवाई करेंगे, और अगला स्टेप जो होता है कार्यवाही वो 3 नंबर है। क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप बार बार उसको क्या कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं उसके लिए। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी यानी प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अनोखा है। हाँ, इसका अर्थ हर एक विद्यार्थी अपने आप में अनोखा है। तो ये तो समझ रहे हैं कि कोई दो विद्यार्थी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, ये आपको लिखना है। तो कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता रुचि गुण धर्मों में एक जैसा नहीं है, तो ये सही है। विद्यार्थी ना तो कोई गुण समान होता है और ना ही वो समान लक्षण समान लक्ष्य साझा करते हैं। नहीं, समान लक्ष्य तो बच्चों का हो ही सकता है। सभी विद्यार्थी के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं, ये भी सही है, गलत है, ठीक है। सबका सेम ही सिलेबस होता है, भले ही बच्चा अलग अलग पढ़ता है। और इसमें भी एक भिन्नता वाले कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास भी गलत है। सब बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता है, एक ही क्लास में पढ़ता है। तो आप डिटेल पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम गलत काटें। कह रहा अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण और प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। द इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग है ना कैन बी मोर इफेक्टिव। तो अंतः सेवा शिक्षण प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है कैसे। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा आप सोचिए। तो देखिए जब कभी आप किसी को सहयोग करिएगा ना, ये आंसर इसका सही है एग्जैक्टली। ये हमको एक ही नज़र में दिख गया इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को सहयोग कीजिएगा तो और अच्छा विकास होगा, ठीक है। तो शिक्षण का मतलब क्या है, एक दूसरे को सहयोग करिए तो इससे शिक्षण अच्छा विकास होगा। आगे कह रहा है NCTE, ठीक है, द BEd करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड, है ना। तो इसमें देखिए ये आपको याद रखना ICT के बारे में, आपको स्कूल में पढ़े होंगे ICT क्या है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हर एक स्कूल में देखते होंगे डिजिटल बोर्ड आ रहा है, सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटल का मतलब यही है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो ICT आपको याद ही रखना है, BEd वाले को ICT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है,
फिल्म देखते समय मानव की कितने इंद्रियों का उपयोग होता है? तो मानव की 3 इंद्रियों का उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मानव की 3 इंद्रियों का होता है, पहला आई, दूसरा ईयर और तीसरा फीलिंग। ठीक है, आप उसको देखते हैं तो 3 इंद्रियों का क्या होता है, उपयोग होता है। देखते समय क्या होता है, 3 का होता है, आई, ईयर और फीलिंग। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर था दोस्तों। आपको ये 25 क्वेश्चंस का सीरीज हमारा कैसा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन करने का मेथड कैसा लगा आपको, आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी लेक्चर लेके आऊँ और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँ। ये रोज़ एक एक लेक्चर आपको मिलेगा, 20 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 500, और फिर आप आराम से आँख बंद करके आप एग्ज़ाम देने जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।